गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप सबको आवाज, वीडियो और जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो क्लियर दिख रही है? ओके विजय बेटा खुश रहिए। ओके ओके सब कुछ ओके है, फाइन फाइन फाइन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच अंकित बेटा, थैंक यू सो मच। नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरुआत करी थी आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो मैंने कल आपको लॉ की कैलकुलेशंस बता दी थी। राइट, मैंने कल आपको लॉ की कैलकुलेशन बता दी थी। सुजीत बेटा उसे मैं लास्ट बताऊंगा आपको, है ना, आपको बताऊंगा लास्ट में, क्लास के लास्ट में। तो किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है सर वो पॉइंट वाला लॉग बता दीजिए, तो लास्ट बताऊंगा मैं। अभी अपन आज क्लास स्टार्ट कर रहा है। राइट, तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग लास्ट क्लास में, आप सबका ध्यान दीजिए, आज आपको सुनना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ओके बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने लॉग की बात करी थी, उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ने के पहले आप सबको मैं होमवर्क दे दूं। आपका सबसे पहला जो होमवर्क है बच्चों, वो है कि आपको आज का लेक्चर और कल का लेक्चर रिवाइज करना है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में होमवर्क दिया जाए उसी सीक्वेंस में होमवर्क करेंगे। और आपको इसी बंद कर दीजिएगा। हाँ, तो इसी सीक्वेंस में होमवर्क करना है आपको। सबसे पहला होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑफ आयनिक। दूसरा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 में से आपको 1 से लेकर 20 तक सवाल अटेम्प्ट करने हैं। और तीसरा बच्चों आपके सामने होमवर्क रहेगा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ओके, जैसा कि मैंने कल आप सबसे कहा था बच्चों कि हमें इस चैप्टर के लिए हर दिन का शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये बहुत कारगर तरीका है, ये चैप्टर बिल्कुल आपके टिप्स पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का शॉर्ट नोट्स बनाना है। 1 2 3 ये जो होमवर्क है ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, आप सभी को करना है। चौथा जो होमवर्क है वो रिवीजन से, जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन देता हूं तो रिवीजन से है। जो चौथा आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, वो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको रिवाइज करना है, एक्सरसाइज 1। उसे आपको फिर से सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो सुनिए। आप सबसे मैं कहता हूं कि बच्चों सॉल्यूशन कॉपी बनाइए, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्यूशन कॉपी बना ली होगी। तो वो जो सॉल्यूशन कॉपी आपने बनाई है, जिसमें सभी सवालों के सॉल्यूशन आप लिख रहे होंगे, पूछ के, देख के, वीडियो सॉल्यूशन देख के, ई सॉल्यूशन ऐप में पूछ के, कहीं से भी करके, मेहनत करके एक एक सवाल का आपने सॉल्यूशन कॉपी में बनाया होगा। राइट, तो आपको क्या करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सरसाइज 1 का एक एक सवाल रिवाइज करना है। कैसे करना है सुनिएगा। मॉड्यूल में सवाल देखा, दिमाग में सोचा ऐसे ऐसे करेंगे, बन गया ठीक, नहीं बना तो सॉल्यूशन कॉपी। सवाल देखा, ऐसे ऐसे करेंगे, बन गया ठीक, नहीं बना सॉल्यूशन कॉपी। सवाल देखा, बन गया ठीक, नहीं बना सॉल्यूशन कॉपी। सवाल सॉल्यूशन, सवाल सॉल्यूशन, क्लियर। आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज 1 रिवाइज होना चाहिए। आपको एक सवाल सॉल्व नहीं करना है, आपको एक सवाल अपने दिमाग से गुजारने हैं। अच्छा मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, ऐसे 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 किया था। ओके, तो ये जो चौथा होमवर्क है आप अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं करे, किसी बच्चे ने नहीं किया है, सोल्यूशन कॉपी नहीं बनाया, बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। देखो यार, मैं आपको एक तरीके से ढाल रहा हूं, अगर आपसे जितना कहा जाए आप 100% कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें 101%। बट अगर कोई बच्चा 1 2 3 करता है, फोर्थ नहीं कर पाता, तो फोर्थ मैंने कहा है ऑप्शनल है, लेकिन 1 2 3 कंपलसरी है, सभी बच्चों करना है किसी कीमत पे। ऑलराइट, तो ये रहेगा आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने कहा बच्चों, जब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो कई सारे शब्दों का इस्तेमाल होगा, कई सारे टर्म्स का इस्तेमाल होगा। ये जो पहला टर्म है मोलैरिटी, मैंने आप सबसे पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं ताकि कोई बच्चा ये ना कहे हमें याद नहीं है। बच्चों, जो मोलैरिटी होता है, अभी फिलहाल उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। जो मोलैरिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब N/V। बस याद रखना है कि जो वॉल्यूम है वो लीटर में। ठीक है, उसी प्रकार से एक अगला टर्म जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा, वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने इस पे बहुत सारी बात करी थी, आप सबको बताया था इन सब के बारे में, राइट। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन भी होता है। नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आप सबको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने ये सारी बातें पहले बता दी थी, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं याद है तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं, ताकि वो ये ना कहे कि सर मुझे नहीं पता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। कुछ बच्चों को इसे याद करने में दिक्कत आती है, कभी वो इधर m लिखते हैं तो कभी इधर n लिखते हैं, तो बहुत आसान है याद करना। आप सबको मेरा नाम तो याद ही होगा TNM, उसमें से t हटा दो, n बराबर m इंटू एन फैक्टर कर दो, लो आ गया नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो याद रखना है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन होता है। सर ये एन फैक्टर क्या होता है? देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे एसिड और बेस का। बेस का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होता है। एसिड का, सॉरी, एसिड का, उल्टा बोल दिया मैंने, एसिड का एन फैक्टर उसका बेसिसिटी होता है, और बेस का एन फैक्टर एसिडिटी। बेस के लिए एसिडिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी, एन फैक्टर होता है। सर ये क्या होता है? जैसे कि एसिडिटी किसके लिए है? बेस के लिए। तो ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक उसी प्रकार से बेसिसिटी जो एसिड के लिए इस्तेमाल होता है, उसका मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H+ आयन। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से याद है। अगर मैं एन फैक्टर पूछूंगा तो आप मुझे फटाफट बताएंगे। बच्चों मुझे बताओ, आप सबको एन फैक्टर बताना है। मुझे बताओ HCl का एन फैक्टर कितना, कितने H+ आयन रिप्लेस हो सकते हैं? 1। इसकी बेसिसिटी कितनी? 1। बच्चों मुझे बताओ H2SO4 का एन फैक्टर कितना? 2। इसकी बेसिसिटी कितनी? 2। एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, राइट। H2SO4 की बेसिसिटी है 2। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा H3PO4, इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसका एन फैक्टर कितना है? एंड द करेक्ट आंसर इज 3। मैंने आपसे पूछा H3PO3, इसका एन फैक्टर कितना है? द करेक्ट आंसर इज 2। जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं उससे एक कम कर दो, H3PO4, H3PO3, H3PO2 के लिए। ऐसा क्यों होता है? रीजन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है, अभी तो आपको एन फैक्टर याद होना चाहिए, बात ये चल रही है। इन द सेम वे अगर हम बात करें H3BO3 की बच्चों, तो आप सब जानते हैं H3BO3 का एन फैक्टर कितना होता है? 1। ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल है जो आप सबको याद होने चाहिए, किसी एसिड का बेसिसिटी, किसी बेस का एसिडिटी। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो दो शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, दो टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक होता है मोनो एसिडिक बेस और एक होता है मोनो बेसिक एसिड। जैसे हमारे सामने कुछ एसिड ऐसे हैं जिनमें से केवल एक ही H+ आयन रिप्लेस हो सकता है। जब ये H+ आयन केवल एक रिप्लेस होता है, केवल एक, जब ये OH- केवल एक रिप्लेस होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोनो। मतलब मोनो बोला है, इसका मतलब एक ही H+ आयन निकलेगा। मोनो बोला है मतलब एक ही H+ आयन निकलेगा, मोनो बोला है एक ही OH- आयन निकलेगा। क्लियर? अब HCl क्या होता है? उसमें से H+ आयन रिलीज होके रिएक्शन करता है OH- आयन के साथ, तो हम लोग इसे बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। मतलब इसकी जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी है वो एक बेस के साथ है, तो इसीलिए यहां पे टर्म इस्तेमाल होता है मोनो बेसिक एसिड, और बेस के लिए इस्तेमाल होता है मोनो एसिडिक बेस। सरल भाषा में आपको याद रखना है, इन सिंपल लैंग्वेज यू हैव टू कीप इन माइंड, whenever there is term mono acidic or mono basic, the thing which you have to keep in mind, mono का मतलब है
एक H प्लस आयन या एक OH माइनस आयन। इन द सेम वे डाई का मतलब है दो H प्लस आयन और दो OH माइनस आयन। मैंने कहा मोनो बेसिक एसिड, तो आपको समझ जाना है, अच्छा ये ऐसा एसिड है जिसमें से केवल एक ही H प्लस आयन रिलीज होगा। बच्चों जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आयन आएगा, जो आयन आएगा वो आयन इक्विलिब्रियम पे आएगा। मन में एक सवाल आता है, सर आयन इक्विलिब्रियम में आएगा, समझ में आता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है वो तो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ में आता है कि आयन के बीच में इक्विलिब्रियम है तो आयनिक इक्विलिब्रियम है। बट द क्वेश्चन इज ये आयन आता कहां से है, कौन है जो आयन को लिबरेट करता है, जो आयन को रिलीज करता है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में कुछ एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सर ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और इन एक्वस स्टेट। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो मोल्टेन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा क्यों कंडक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो जैसे ही मोल्टेन स्टेट में जाते हैं, मतलब पिघली हुई स्टेट में, या जैसे ही एक्वस स्टेट में जाते हैं, मतलब वाटर में जाते हैं, वो अपने फ्री आयंस में टूट जाते हैं। सवाल क्या था हमारे मन में, सर आखिर ये आयन कहां से आते हैं? बच्चों ये जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सर आखिर वो इस स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि वो अपने फ्री आयन में टूट जाते हैं। सर ये फ्री आयन कहां से आते हैं? देखो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट में आयन तो पहले से ही होते हैं। देखो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट में आयन तो पहले से ही होते हैं। जब वो सॉलिड स्टेट में होता है उस समय इन दोनों आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोनों आयंस फ्रीली मूव करने की कंडीशन में नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस सब्सटेंस को या तो मोल्टेन स्टेट में ले जाते हो या तो एक्वस स्टेट में ले जाते हो, तो ये उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उनमें टूट जाता है, उसमें से फ्री आयन आता है। और जैसे ही फ्री आयन आता है ना बच्चों, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। आप सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का होना और उनका फ्री होना दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें फ्री आयंस आते हैं और जैसे ही उनका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। देखो बच्चों मैंने आपके दिमाग में ये तो सेट कर दिया कि अच्छा दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, क्योंकि जैसे उनको पानी मिलाते हैं या मोल्टेन स्टेट रखते हैं उनसे आयंस आते हैं। स्वाभाविक सी बात है इस चैप्टर में हम लोग मोल्टेन स्टेट की बात नहीं करेंगे। हम लोग आयंस जब पढ़ रहे होंगे तो मैं आपसे नहीं कहूंगा बेटा एक सॉल्यूशन है जो मोल्टेन फॉर्म में है, बताओ इसमें कितने H प्लस आयन है, कितने OH माइनस आयन है। नहीं, अपन मोल्टेन की बात नहीं कर रहे। ये जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसमें जो आयंस आया है वो इलेक्ट्रोलाइट से आया है। और वो इसीलिए आया है जब हमने उसे पानी में मिलाया है। जाने अनजाने में हम जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं उसमें जो सॉल्वेंट लेके चल रहे हैं वो है वाटर। बच्चे के मन में सवाल आया, सर यार एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिलाने से आयंस फ्री कैसे आया? ये NaCl जब सॉलिड फॉर्म में था तो Na और Cl के बीच में बड़ा अट्रैक्शन था, बड़ा प्यार था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही इसको हम पानी में मिलाते हैं Na प्लस एक तरफ चला जाता है, Cl माइनस एक तरफ चला जाता है। आखिर ऐसा होता क्या है, क्या ऐसा हुआ? बच्चों इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला लॉजिक तो देखो ये है कि जो NaCl है वो पोलर है। हाँ सही बात है साहब। और जो वाटर है वो भी पोलर है, सही बात है। आप सभी जानते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा होता है उसको वैसा ही पसंद आता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये कहने का मतलब है कि जैसे ही आप NaCl को पानी मिलाते हो तो पोलर दोनों है तो घुलना जरूरी है। पर सर पोलर से ऐसा क्या होता है, ऐसा होता क्या है? तो उसको बच्चों आप ऐसे समझिए, इमेजिन करो ये Na प्लस है तो मैंने पॉजिटिव 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 बना दिया बताने के लिए प्लस है। ये Cl माइनस है, इमेजिन करो ये माइनस 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 है। जब ये सॉलिड फॉर्म में था दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जैसे ही आपने इसे पानी में मिलाया Na और Cl के बीच में पानी आया। ये जो पानी है ये पोलर है। पोलर कहने का मतलब इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव है। आप सभी फिजिक्स पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है
और मैं किसी दूसरे सब्सटेंस जिसके अंदर चार्ज है की तरफ ले आऊंगा तो ऑटोमेटिक इधर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। एक बात पक्की है, जैसे ही आपने इसको पानी में मिलाया, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया बच्चों, ये वाटर है, वाटर जो कि पोलर है, जैसे इसके तरफ प्लस आएगा इधर माइनस 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 आएगा, जैसे इसकी तरफ माइनस आएगा इधर प्लस प्लस आएगा। चार्ज तो पानी के अंदर था, वो तो अपोजिट आयन आने की वजह से प्रोड्यूस हो गया अपोजिट चार्ज, मतलब जिधर निगेटिव था उधर पॉजिटिव, जिधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव। जैसे ही वाटर या कोई पोलर सॉल्वेंट आता है, पोलर सॉल्वेंट के आने से ये जो आयंस थे उसका अट्रैक्शन अब आपस में नहीं, जैसे ही कोई पोलर सॉल्वेंट आता है, ये जो आयन थे उनका अट्रैक्शन आपस में नहीं इस सॉल्वेंट से हो जाता है, तो आपस में अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन थे वो अलग अलग हो जाते हैं। सरल भाषा में अपन ऐसा कहें कि जैसे ही आप किसी पोलर सब्सटेंस को किसी पोलर सॉल्वेंट में मिलाओगे तो वो अपने फ्री आयन में टूट जाता है, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट है वहां से आयंस को खींच लेता है। मतलब हमें आयन कहां से मिलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट को कहां मिलाएंगे? वाटर में। तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं और एक्वियस सॉल्यूशन में आयन आता है। चलो ठीक है सर, समझ में आता है, आयन आता है। अब ये आयन में इक्विलिब्रियम कहां से आता है, कब आता है, क्यों आता है? मैंने अभी आपको बताया आयन कहां से आया। ये जो आयन आया वो इलेक्ट्रोलाइट से आया। हमारे इस चैप्टर में जो एसिड है, जो बेस है और जो सॉल्ट है, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस जैसे ही एसिड को वाटर में मिलाओगे उससे आयंस आएगा, जैसे ही बेस को वाटर मिलाओगे, जैसे ही सॉल्ट को वाटर मिलाओगे उससे आयंस आएगा। अब ये जो आयंस आते हैं तो इनको हमने दो तरीके से डिवाइड किया। कभी कभी जितना मिलाते थे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता था, तो कभी कभी हम जितना मिलाते थे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता था। तो हमने कहा ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे ये पूछा कि सर यार, ये जो आपने हमें इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताई कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन द मॉल्टेन और एक्वस सिस्टम, सर इसके पीछे कोई साइंटिफिक थ्योरी, कोई प्रूफ है या ऐसी मनगढ़ंत कहानी है? बिल्कुल प्रूफ है बेटा। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्हेनियस। अर्हेनियस ने ये कंसेप्ट दिया। अर्हेनियस ने सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइट कंसेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें कैटायन आते हैं, उनमें एनायन आते हैं, और कैटायन का मूवमेंट कैथोड की तरफ और एनायन का मूवमेंट एनोड की तरफ, मतलब वही कि जो पॉजिटिव है वो निगेटिव की तरफ, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव तरफ मूव करता है। एंड हेंस देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब ये जो हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताई, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये अर्हेनियस के द्वारा दी हुई है और उन्हीं के कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। खैर, अपन तो बात कर रहे थे साहब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या होता है। मैंने कहा ये होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई होता है बच्चों। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? जो बहुत मजबूत है। नहीं, यहां मजबूती पकड़ने से नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने उन्हें कहा, उन सब्सटेंसेस को कहा, उन केमिकल, उन कंपाउंड्स को कहा जिन्हें जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते थे तो एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने से वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते थे। कंप्लीटली आयोनाइज्ड होने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से टूट जाते थे। कहने का मतलब है उनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, हम लोग अभी तक जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा करते थे तो डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे, क्योंकि वहां सिंपल डिसोसिएशन होता था। लेकिन आज आयनिक इक्विलिब्रियम में ये जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसे हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएट होके आयन बनता है। फाइन। तो मैंने कहा दुनिया में दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हुए, जो या तो पूरे टूट रहे थे या तो पूरे टूट नहीं रहे थे। अगर इन्हें हम टेक्निकल भाषा में कहें तो कहेंगे या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे थे जिनके लिए अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अप्रोक्सीमेटली 1 आता था। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं, आप उनको जितना मिलाओगे उसी के करस्पॉन्डिंग आयन आएगा। मतलब जैसे बात करें अपन NaCl की, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी सॉल्ट होते हैं दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इनको जब हम वाटर में मिलाते हैं, वाटर में मिलाने पे इनका आयोनाइजेशन कंप्लीट होता है। द पॉइंट टू बी नोटेड,
आयोनाइजेशन, द वर्ड आई एम यूजिंग हियर इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब वो पूरी तरीके से आयोनाइज होंगे, राइट। एक बच्चा मुझसे कहता है सर क्या हमें याद करना होगा? जी हाँ, आपको याद करना होगा। इस चैप्टर के लिए आप कुछ एक एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3 इनको याद कर लो, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। KOH, NaOH, बैरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम, इनको आप याद कर लो, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक बेस है, क्लियर। उसी प्रकार से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, इन्हें भी हम वीक बेस की कैटेगरी में रखते हैं। सर क्या हमें याद करना होगा? जी हाँ, आपको याद करना होगा। सर क्या इसका कोई लॉजिक नहीं? लॉजिक तो है, पर वो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। तो आज अभी कैसे काम करें? आज अभी आपको तो याद करना होगा, दो तीन एग्जांपल याद कर लो ताकि सारे सवाल अपन करें। लॉजिक जो है इसका वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में आता है। आपको याद दिलाऊं, GOC 1 में आप खूब पढ़ते। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। ये कहने का मतलब है आप उनको जितना मिलाओगे उसमें से उतना ही टोटल आयन आएगा। द थिंग इज, जैसे मान लीजिए आपने NaCl लिया, राइट। अब NaCl के आपने 100 मॉलिक्यूल लिए। कितने मॉलिक्यूल लिए? 100 मॉलिक्यूल। तो 100 मॉलिक्यूल जैसे ही मिलाए उसमें से 100 Na+ आ गया और 100 Cl- आ गया। आप ये जान पाए जितना हमने मिलाया उसी के हिसाब से आयन आया। आप ये जान पाए क्योंकि आप जानते थे कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट को अपन ने दो तरीके से कैटेगराइज किया। एक बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड थे, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस थे और जो सॉल्ट थे उन्हें हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला। देखो बच्चों, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कैसे पहचानो, क्या क्या पहचानो, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वीक होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका अल्फा लगभग 1 होता है और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है, उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा वो आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग में नहीं आएगा, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट होता है। क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट होता है। तो जब पूरा डिसोसिएट हो गया तो इक्विलिब्रियम का फंडा होता है कि चीजें कुछ ना कुछ बच जाती है। रिएक्टेंट नेवर कंप्लीट, बट स्ट्रॉन्ग की जो डेफिनेशन ही अपन ने बोली जो पूरा टूट जाए, तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। ठीक है साहब। उसी प्रकार से अपने सामने नेक्स्ट कंसेप्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका अल्फा बहुत कम होता है। मैंने अल्फा <<1 नहीं बोला, मैंने अल्फा वेरी वेरी <<1 बोला। मतलब 1 से कम 0.98 है। 0.98 का मतलब है 98%। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 98% है तो उसे आप वीक नहीं कहोगे, उसे आप स्ट्रॉन्ग कहोगे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 90% है उसे आप वीक नहीं कहोगे, उसे आप स्ट्रॉन्ग कहोगे। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 85, 88, 90% है तो उसे आप वीक नहीं, उसे आप स्ट्रॉन्ग ही कहोगे। बच्चों याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा <1 नहीं होता, वेरी वेरी <1 होता है। मतलब 0.001, 0.00001 ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा। टूटना ही नहीं चाहता है भाई, टूटना ही नहीं चाहता है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनके लिए अल्फा बहुत कम होता है। अच्छा, दुनिया में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका डिसोसिएशन आयोनाइजेशन नहीं होता, जो अपने आयंस में आना ही नहीं चाहते, जो टूटना ही नहीं चाहते, उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। मजे की बात है, जो वीक एसिड्स हैं, जो वीक बेसिस हैं, दे ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं फिर यहां कहूंगा, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कैसे पता करो कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस आयनिक इक्विलिब्रियम, वो है पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, जो वीक एसिड होता है, जो वीक बेस होता है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। तो आपको याद करके चलना है, NH4OH एक वीक बेस है। जो ये डी ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक बेस में है। जो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक बेस में है, आपको दिमाग में रखना है। HCl एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, H2CO3, H3PO3, H3PO2, H3BO3, दे ऑल आर वीक एसिड। सबसे कॉमन ये दोनों तो आपको याद रखने हैं। जी हां, आपको अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए याद रखने हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैसे पता चला आपको वीक है? पता नहीं, याद करो भैया, याद करो अभी फिलहाल कैसे पता चला, वो बात की बात।
तब मैं सवाल दूंगा, एक एसिड है एक बेस है, दोनों को मिला दो, आप सोच रहे हो यार एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कौन सा केस लगाए? तो इनको तो याद करो एटलीस्ट, राइट? तो अपन पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। सवाल है आयन कहां से आएगा? सब इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है, या तो स्ट्रॉन्ग या तो वीक होता है। बच्चे के मन में यहाँ पे डाउट आता है। डाउट ये है, सर जैसे आपने कहा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने कहा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है समझ में आता है सर, ऐसा होता है, चलो याद भी कर लेंगे। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, तो जो एसिटिक एसिड है, अगर आपने उसका 100 मॉलिक्यूल मिलाया पानी में, जैसे ही 100 मॉलिक्यूल मिलाया, तो एसिटिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव है, क्योंकि ये पोलर है। जैसे ही आप इसे पानी में मिलाते हो, तो पानी में मिलाने से जितने एसिटिक एसिड मिलाए थे उतने एसिटेट आयन नहीं आए, उतने H+ आयन नहीं आए, क्योंकि भाई ये टूटना ही नहीं चाहता है, इसका आयनाइजेशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बहुत कम है। और जो इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं बच्चों, उन्हीं में इक्विलिब्रियम आता है। जाने अनजाने में जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग में रखना है, अच्छा मतलब ऐसे आयंस में इक्विलिब्रियम आएगा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, वीक एसिड में इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, HCl से बना H+ + Cl-, HCl इज इन इक्विलिब्रियम विद H+ Cl- नहीं लिखेंगे। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड लिखेंगे तो CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO- + H+ लिखेंगे, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम आएगा, हम सिंगल एरो बना के नहीं लिखेंगे। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनमें इक्विलिब्रियम आता है। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें भी पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सारी बातें जो मैंने आपसे करी, ये सारी बातें जो स्ट्रॉन्ग और वीक की मैंने आपसे करी, ये तब तक सच है, ये तब तक वैलिड है जब तक सॉल्वेंट वाटर है। अगर कभी सॉल्वेंट बदल जाएगा तो ये जो स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट बताया, ये भी बदल जाता है। अच्छा कैसे? एक एग्जांपल समझाता हूं। HCl H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है वाटर में, लेकिन जब इन्हीं एसिड को हम एसिटिक एसिड में लेते हैं, तो अब ये स्ट्रॉन्ग नहीं, अब ये वीक बन जाते हैं। मतलब ये जो आपको मैंने या हमारे जो सिलेबस में केस बताया जा रहा, बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेटा ये वीक है, ये सारी बातें तब तक सच है जब तक सॉल्वेंट, बोलो बोलो, जब तक सॉल्वेंट वाटर है। अगर आप सॉल्वेंट बदलेंगे तो ये जो स्ट्रेंथ का नजरिया है वो भी बदलेगा। अपन तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उसमें जो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं पहले ये दिमाग में क्लियर हो। हाँ ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक बच्चा बड़े ध्यान से सारी बातें सुन रहा था, उसने मुझसे कहा सर मतलब आप हमें ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइट से आयन आएगा, और हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसको पानी मिलाएंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो वीक ही लेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। मैंने कहा सही बात है सर, यार ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका तो अल्फा कम है। मैंने कहा सही बात है सर, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि उसका हम अल्फा बदल लें? मैंने कहा बिल्कुल बदल सकते हैं। पहले मैंने उससे पूछा आप अल्फा बदलना क्यों चाहते हो? बोले सर जब अल्फा ज्यादा होगा तभी तो ज्यादा आयन आएगा, जब अल्फा होगा ही नहीं तो आयन कहां से आएगा? मैंने कहा बात तो सही है। मतलब अपने को समझना ये पड़ेगा कि आखिर ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिनके बदलने से अल्फा बदलता है। व्हाट इज अल्फा? राइट ओवर हियर, अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। बोल चाल की भाषा में, प्रायः बोलने में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है, लेकिन आपको याद रहे यहां जो मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात कर रहा हूं। ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिनसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं? तो मैंने कहा देखो, एक तो सबसे पहला तो खुद इलेक्ट्रोलाइट है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उनका अल्फा लगभग 100% होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका अल्फा लेस देन 100% होगा, वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। मैंने कहा सही बात है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का नेचर होता है, आयंस के बीच के बॉन्डिंग होती है, कौन टूटना चाह रहा कौन टूटना नहीं चाह रहा, ये उनके बीच की बॉन्डिंग है। एग्जैक्टली तो इलेक्ट्रोलाइट का अपना एक नेचर होता है। पर सर इलेक्ट्रोलाइट के अलावा भी कुछ और फैक्टर है? बिल्कुल है। मैंने पूछा बेटा एक बात बताओ, जब हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी मिलाते होता क्या? बोले सर डिसोसिएशन होता है। मैंने कहा जो डिसोसिएशन है
वो टूटना है कि जुड़ना है? टूटना। तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है कि रिलीज होती है? देनी पड़ती है। जब एनर्जी देनी पड़ती है वो एंडो है कि एक्सो है? एंडो। मतलब आप एक चीज को तो मानते हो, जो ये आयोनाइजेशन है, जो ये डिसोसिएशन है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हेलो। जो ये आयोनाइजेशन है, जो ये डिसोसिएशन है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है, इसका डिसोसिएशन होके ए प्लस बी माइनस हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये कहना जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज है। हाँ, जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे तो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि पहले हमारे पास एक सोल्यूशन था 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर अगला जो सोल्यूशन है उसको 100 पे ले लिया, फिर अगले को इसी में सोल्यूशन में 150 पे ले लिया, बताओ कितने आयन होंगे? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ रहे। बस आपको कंसेप्ट रखना है कि टेम्परेचर के बदलने से भी अल्फा बदल जाता है। राइट। जैसा मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट है पोलर नेचर के होते हैं, तो आपने उसको किस सॉल्वेंट में मिलाया ये भी डिसाइड करेगा। मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइट को नॉन पोलर मिलाया, जब नॉन पोलर में मिलाओगे तो वो टूटना ही नहीं चाहेगा। एक बात तो पक्की है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट को कहां मिलाएंगे? पोलर में, तभी टूटेगा। मींस अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे तो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने उसे किस सॉल्वेंट मिलाया। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। हमारे सामने 4 कंटेनर हैं। पहले में भरा है पानी, दूसरे में भरा है हैवी वाटर, तीसरे में भरा है बेंजीन, चौथे में भरा है CCl4। सभी सॉल्वेंट का एक खासियत होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये किसी सॉल्वेंट के पोलर नेचर को बताता है। मतलब जिसका म्यू जितना ज्यादा, जिसका म्यू जितना ज्यादा, उसका पोलर नेचर उतना ज्यादा। आप सभी इन चारों सॉल्वेंट को देख के समझ जाओगे कि जो वाटर है उसका म्यू सबसे ज्यादा, वाटर का म्यू सबसे ज्यादा, मतलब जो पोलर सॉल्वेंट आपने मिलाया है उसका डिसोसिएशन होगा पानी में सबसे ज्यादा। तो अपन ने यहां पे एक रूल बना लिया कि अगर सॉल्वेंट का म्यू, म्यू दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना ज्यादा होगा उसमें डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन उतना ज्यादा होगा। जैसे सबसे ज्यादा म्यू किसका है? वाटर का। सबसे कम किसका है? CCl4 का। आप सभी जानते हैं जो CCl4 है उसका म्यू कैंसल आउट हो जाता है, मतलब इसका जो पोलर नेचर है ना बाकी सबसे बहुत कम है, विच इज कंपैरेटिवली नॉन पोलर। तो CCl4 का जो म्यू है वो कैंसल, मतलब इसका जो पोलर नेचर है बहुत कम है। तो आप देख रहे हैं इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? 0। मतलब सॉल्वेंट जितना पोलर होगा, हेलो हेलो हेलो, सॉल्वेंट जितना पोलर होगा आयोनाइजेशन उतना ज्यादा होगा। सर पोलर हमें कैसे पता चलेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। तो आपको याद रखना है कि जो वाटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, तभी तो हर चीज पानी में घुल जाती है। नहाना है तो पानी, खाना है तो पानी, कपड़े धुलना है तो पानी, बर्तन धुलना है तो पानी, अरे गाड़ी धुलना है तो पानी, हर चीज के लिए पानी पानी पानी। क्योंकि पानी के अंदर खासियत है हर चीज को अपने रंग में रंगने की, हर चीज को घोलने की, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। खैर, हम लोग तो पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम लेके चल ही रहे पानी। अब पानी ही लेके चले हैं तो और कितना धुलेगा? मतलब सॉल्वेंट का केस भी हम नहीं बदलने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग है वीक नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं उसमें टेम्परेचर नहीं बदलने वाले हैं। सर आखिर ऐसा कोई और फैक्टर है जिसके बदलने से अल्फा बदलता है? बिल्कुल बदलता है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने से भी अल्फा बदलता। अच्छा सर डाइल्यूशन होता क्या है पहले तो ये बता दो। सर डाइल्यूशन है क्या? व्हाट इज दिस डाइल्यूशन? मैंने कहा डाइल्यूशन करने से भी अल्फा बदलता है। सर डाइल्यूशन है क्या? सुनो ध्यान से। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट का एडिशन। अच्छा, सॉल्वेंट हमारे लिए है पानी, तो डाइल्यूशन का मतलब है पानी मिलाना, सपनों में नहीं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन था उसमें इलेक्ट्रोलाइट था, आपने और पानी मिलाया। इमेजिन करो पहले सॉल्यूशन था, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, मिलाते गए, मिलाते गए, इतना हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। मैंने कहा इसका डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूट हो गया।
नहीं बोलते, अरे तो डाइल्यूट है यार, मतलब पानी बहुत ज्यादा, मतलब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा। जब सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, जब सॉल्वेंट एक्सेस में होता है और सॉल्यूट वेरी वेरी लेस होता है, हम कहते हैं डाइल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सर आप कहना चाहते हो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, सुनो सुनो सुनो, ये मान लो मेरे पास एक वाटर है, क्या है ये, वाटर है, वाटर है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाया और वीक मिलाया। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया बच्चों, वीक। तो वीक है तो पूरा टूटेगा नहीं, उसका अल्फा क्योंकि बहुत कम है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे इसमें पानी मिलाते जाओगे, जैसे इसमें सॉल्वेंट मिलाते जाओगे, इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वो जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट था ना वो भी टूटता जाएगा। ऐसा कैसे सर, मनमानी है कि कुछ प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ है, आपको प्रूफ देता हूं, और वो प्रूफ जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इन्होंने कहा, मान लीजिए हमारे सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, इसको हमने पानी में मिलाया, पानी में मिलाते ही इसका फेज हो गया एक्वस। सर ये नहीं समझ में आया, मैंने बच्चों आपको पहले ही फेज और फिजिकल स्टेट में अंतर बताया, बोलो बताया। बच्चों मैंने आपको पहले ही फेज और फिजिकल स्टेट में अंतर बताया। मैंने आपसे कहा था नमक, जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था वो सॉलिड ही रहेगा, लेकिन जैसे ही नमक को पानी में मिला दिया, जैसे ही नमक को पानी मिला के सोल्यूशन बना दिया, किसी ने मुझसे पूछा नमक का फेज क्या है, मैं कहूंगा एक्वस फेज है, मैं कहूंगा लिक्विड फेज है, जो नजर आया उसका फेज है। इलेक्ट्रोलाइट जो पहले सॉलिड था, जैसे हमने पानी में मिलाया उसका फेज एक्वस आया। ये इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वीक है धीरे धीरे टूटेगा, चलो भाई ए प्लस बना ले, बी माइनस बना ले, एक्वस एक्वस। पर क्योंकि ये वीक है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, बैकवर्ड भी आएगी, इसमें एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। हाँ, वीक में ही इक्विलिब्रियम आता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं आता बच्चों। ठीक है साहब, तो मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी सी। ठीक है, समय बीतेगा ये टूटेगा, थोड़ा बहुत तो टूटेगा टूटेगा। सी लेके चले थे, उसमें से कुछ टूट गया, सी लेके चले थे उसमें से कुछ टूट गया। हमने सोचा कितना टूट गया, बचपन की बातें, सर ने हमें अल्फा पढ़ाया था, याद किया? अरे बच्चों आपको बताया था अल्फा बराबर कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन कंसंट्रेशन टेकन, याद आया? मैंने बच्चों आपको एक फॉर्मूला बताया था, अल्फा बराबर कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन कंसंट्रेशन टेकन। इस फॉर्मूले से हम समझ गए कितना टूटा। सर कितना टूटा, अल्फा इंटू कितना लिया, कितना टूटा, अल्फा इंटू कितना लिया। तो सी लेके चल रहे थे, कुछ टूट गया, किसी ने मुझसे पूछा कितना टूट गया, तो मैंने कहा अल्फा इंटू कितना लिया। हेलो, इसे हम बोलचाल की भाषा में आसान बनाने के लिए सी अल्फा लिख देते हैं, चलेगा साहब चलेगा। तो सी लेके चल रहे थे, उसमें से सी अल्फा चला गया, सी अल्फा आ गया, सी अल्फा आ गया, आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम आ गया। जब कभी किसी के जीवन में इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, इसका जो के का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, बोलो बोलो जहां बैठे हो, कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। सही बात है, सभी वैल्यूज को पुट कर दे, कर दो साहब। सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा, चलेगा चलेगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आएगा। ओस्टवाल्ड साहब ने कहा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आया। बच्चों ये स्ट्रांग है कि वीक है, बच्चों ये स्ट्रांग है कि वीक है, सर वीक है। वीक का अल्फा छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। अल्फा लेस देन 1 है कि वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1, लेस देन 1 नहीं, वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब जो अल्फा है, मान लो उदाहरण के तौर पे 0.00001, छोटा है कि बहुत छोटा, सर बहुत छोटा। 1 माइनस बहुत छोटा, सर लगभग 1 ही तो आएगा सर, लगभग 1 ही तो आएगा सर, मतलब जो 1 माइनस अल्फा है उसे हम 1 बोल दें, चलेगा चलेगा। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी आ जाएगा, चलेगा बोलो। हमने अल्फा और सी के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया, हमने अल्फा और सी के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया, और निकालने के बाद इसे हमने ध्यान से घूरा, इसे हमने ध्यान से घूरा, हमें समझ में आया अरे भैया अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी है। कहा, अरे यार अंडर रूट के बाई सी था ना, के तो कांस्टेंट है ना,
टेम्परेचर नहीं बदला तो के नहीं बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो हमने एक रूल बना लिया, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c है। बच्चों ये जो कंसंट्रेशन होता है, बच्चों ये जो कंसंट्रेशन होता है, बच्चों ये जो कंसंट्रेशन होता है N/V होता है। N का मतलब नंबर ऑफ मोल है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, देखो जहां C लिखा है, देखो देखो जहां C लिखा है वहां मन ही मन, वहां मन ही मन N/V रखो ना, तो सर हो जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल टू √V। बच्चों सुनना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और वॉल्यूम और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन पता कर लिया। अच्छा कैसे पता कर लिया सर? अरे दिखता है प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, अल्फा बढ़ता जाएगा, डाइल्यूशन करते जाओ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, अल्फा बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा, अल्फा बढ़ते बढ़ते 100% यानी कि 1 हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अल्फा बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा। मतलब सुनो, ये अपने पास लिक्विड है, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया। अब हम पानी मिला रहे, मिलाते 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 पूरा इतना इतना पानी मिला दिया। ये इनफाइनाइट होता क्या है यार? व्हाट इज दिस इनफाइनाइट? जहां हमारी सोच, जहां हमारी सोच, जहां हमारी सोच खत्म हो जाए। मैंने कहा इतने में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मिलाया, पानी मिलाते मिलाते 1000 लीटर कर दिया। 1000 इन्फानाइट नहीं, आपने सोच लिया तो इन्फानाइट नहीं। 10,000 लीटर कर दिया, सोच लिया तो इन्फानाइट नहीं। 1,00,000 लीटर कर दिया, सोच लिया तो इन्फानाइट नहीं। जहां तक नहीं सोचा उसके बाद इन्फानाइट शुरू होता है। अब ये मत कहना सर हमने 10 लीटर ही सोचा, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपकी सोच गई वो इन्फानाइट नहीं है, जहां आपकी सोच रुक गई उसी के बाद इन्फानाइट शुरू होता है, बशर्ते आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम डाइल्यूशन करते गए करते गए करते गए, डाइल्यूशन करते करते जैसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंचे वैसे ही अल्फा मैक्सिमम होगा। यह मजा आ गया, वो जो कमजोर था, वो जो वीक था इलेक्ट्रोलाइट, उसे हमने ताकतवर बना दिया। अरे भाई पूरा टूट गया। मतलब जितना आप इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे थे, वीक था, टूटने का नाम नहीं ले रहा था। पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, अल्फा 1 हो गया। हमने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया। जब गैसियस इक्विलिब्रियम पढ़ते थे बच्चों बच्चों बच्चों, हमने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया। कंक्लूजन, जब गैसियस इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तब सर हम अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी पढ़ते थे। याद आया? आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। यहां पे अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी आया, यहाँ पे पर अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी आया, यहाँ पे अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1/√c आया। बच्चों अगर आपको समझ में आया तो मैंने आपके सामने एक सवाल चमकाया, देखो देखो आंसर देंगे जल्दी से। आप सबके सामने एक सवाल है, जल्दी से आंसर देंगे। मोर देन 1 करेक्ट आंसर पॉसिबल है। बच्चों ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, जिसकी मदद से हम अल्फा को बढ़ाते हैं, ये केवल 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 उन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगता है जो वीक कहलाते हैं। HCl एक वीक एसिड है, NH4OH एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये जो वॉल्यूम बढ़ा के अल्फा को बढ़ाने की बात है, ये वीक के लिए। सर स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का अल्फा पहले से बना है यार। स्ट्रॉन्ग तो पहले से टूटा है ना यार, जब टूटा तो उसको और क्या तोड़ोगे? जब टूटा है तो और क्या तोड़ोगे बच्चे? तो आपसे सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन डाइल्यूशन? इनमें से कौन डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है? मतलब किसका अल्फा नहीं बदलेगा, मतलब किसका अल्फा कांस्टेंट है? सर जिसका पहले से ही मैक्सिमम होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4।
ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। एक बच्चा वहां लिख रहा है सर इसका ग्राफ भी है, जबरदस्ती आपको नहीं बताना तो काहे को उसमें, सर इसका वो भी है ये भी है। एक बच्चा मेरे पास, मतलब यार ये क्या बताऊं मैं आपको, ब्लाइंडली जितना कहा जाए करिए, जो जो कहा जाए वही करने को करिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हमारे एग्जाम में मैं फिर से आपको सक्सेस का रूल बताता हूं, एक ही चीज को एक ही जगह से 100 बार पढ़िए, बस दिमाग में इसको सेट करिए, बार बार बारंबार एक ही चीज की प्रैक्टिस करिए, हमें हमारे एग्जाम में परफेक्शन चाहिए। ऑलराइट, तो आपके सामने सवाल था, आप सभी समझ गए कि भैया ऐसा हमें सोचना है कि इनमें से कौन है जो डायल्यूशन डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग बताना था, सिंपल सी बात है। अगर आप समझ गए, आप सबके सामने स्क्रीन पे है अगला सवाल। हद आसान है, जल्दी से सभी बच्चों का आंसर चाहिए। जिन बच्चों को नहीं याद है उनके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, अल्फा प्रपोर्शनल टू अंडर रूट वी, अल्फा प्रपोर्शनल टू 1/√c। दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, जिन्होंने किया उनके लिए देखो बच्चों, सवाल को समझो पहले। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 300 ml 0.2 मोलर CH3COH सॉल्यूशन। मतलब अपने पास पहले वॉल्यूम दे रखा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जिन बच्चों से नहीं बना उनका ध्यान चाहिए। आई विल नॉट रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली बच्चों, प्लीज सॉल्व करना छोड़ दें। पहले का जो वॉल्यूम है, इसे नियम बना लो, जब मैं लिखूं आपको सुनना है। वॉल्यूम है 300 ml, ठीक है। शुरू का हमें कंसंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर, ठीक है। शुरू का अल्फा मान लीजिए अल्फा 1 है। आप सब जानते हैं जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जब हम इसमें वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो भैया इसका अल्फा तो बदलेगा। मतलब अगर पहले अल्फा 1 था तो बात पक्की है कि बाद में अल्फा 2 होगा। सवाल में एक डाटा दिया है, अगर आप ध्यान से देखें, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बिकम्स डबल, मतलब जो अल्फा 2 है वो पहले का दुगना हो जाता है 2 अल्फा 1। खेल खत्म यार, सवाल अपने से V2 पूछा है, चलो V2 निकाल लेते हैं। तो अल्फा और वी में आपके सामने रिलेशन मैंने लिखा है, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, मतलब अल्फा 1 बाई अल्फा 2 बराबर अंडर रूट ऑफ V1 बाई V2। अरे आसान है कि नहीं आसान है, ये तो हद आसान है। अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन दे रखा है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 बाई V2 बराबर हो जाएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 का होल स्क्वायर, मतलब 1/4 होगा। यहाँ से V2 वैल्यू आएगी 300 इंटू 4 बोले तो 1200 ml। यहाँ से सॉल्व होके आता है V2 1200 ml, राइट। ये V2 आया, मतलब पहले 300 ml था, पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए 1200 हो गया। सवाल हमसे ये नहीं पूछा व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, सवाल हमसे पूछ रहा कितना पानी मिलाएं। सवाल हमसे पूछ रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना पानी मिलाएं कि ऐसा हो जाए। हमने कहा यार पहले वॉल्यूम 300 था, बाद में वॉल्यूम 1200 है, एक बात तो पक्की है, जो वाटर एडेड है कितना पानी मिलाएं, इट्स सो सिंपल, 1200 माइनस 300 बोले तो 900 ml। इन बातों का हमेशा ध्यान दीजिएगा, सवाल आपसे पूछ रहा व्हाट इज द वॉल्यूम एडेड, व्हाट इज द वॉल्यूम एडेड, ठीक है। तो आंसर कितना होगा बच्चों, 900। क्लियर। ये जो मैंने आपको अभी ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बताया, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारे आईआईटी में। मतलब ऐसे नहीं बताया, मैं जब आपको ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ बता रहा था ना बच्चों, तो आपको समझना यह था कि अच्छा, अब हम ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की मदद से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा पता कर सकते हैं। एक मिनट आगे बढ़ने के पहले, ये जो सवाल मैंने सॉल्व किया ना, ये वी से सॉल्व किया है, जो प्रिंटेड सॉल्यूशन सी से सॉल्व किया है। बच्चे सुन लो तो बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, मतलब मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व किया, इसमें थोड़ा लंबा मेथड है, आप देख लेना। तो अपन ने जो सॉल्व किया सिंपल वी से सॉल्व कर लिया, इस भाई ने इसको सी से सॉल्व किया है, तो आप देख लीजिएगा, जब सी से सॉल्व होगा थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, आपको जो आसान लगे वो अपना लेना, राइट। तो मैं कह रहा था बच्चों, जो ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम में, और वो क्या है, लिसन केयरफुली। आज हम इस काबिल हैं कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयंस आए बता सकते हैं। मैं उसे एक एग्जांपल से पहले आपसे पूछता हूं, राइट। मेरा सबसे पहला सवाल है, मान लीजिए हमारे पास 100 NaCl के मॉलिक्यूल है, इसको हमने वाटर में ऐड किया, फिर मैंने आपसे पूछा
कि इसमें से कितने Na+ आएंगे, कितने Cl- आएंगे। आप सबने मुझे तुरंत आंसर दे दिया, सर आपने 100 NaCl मॉलिक्यूल मिलाए थे तो 100 NaCl टूटेंगे तो सर 100 Na+ आएंगे, 100 Cl- आएंगे। आप सब ये बता पाए क्योंकि आपको पता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वहीं पर मान लीजिए मेरा सवाल ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा होता कि हमने 100 CH3COOH के मॉलिक्यूल मिलाए, अब बताओ उसमें से कितने वाटर में मिलाए, उसमें से कितने एसिटेट आयन आए, कितने H+ आयन आए। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 100 आए, हाँ ये कह सकते हो कि 100 से कम आए, और एग्जैक्टली कितने आए आप अभी नहीं बता सकते थे, लेकिन जैसे ही ओस्वाल्ड लॉ को हम समझ जाते हैं अब ये बताना आसान है। मतलब नाउ वी आर इन अ सिचुएशन कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन के बाद जो आयन आएगा उसका कितना कंसंट्रेशन है, अब हम ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्योंकि वो कहता है कि भैया उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैं आपको समझाता हूं, एक वीक मोनोबेसिक एसिड, ये वीक एसिड है, बात पक्की है कि इक्विलिब्रियम आएगा। मान लेते हैं हमारे सामने एक वीक एसिड है Ha, इसे हमने वाटर में मिलाया, इसका फेज हो गया एक्वस। क्योंकि ये वीक है तो जितना लोगे उतना नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आयनाइजेशन तो होगा, और क्योंकि वीक है तो इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। मेरा टारगेट क्या है, हम ये जानना चाहते हैं T=0 पे अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी, T=0 पर इसकी कंसंट्रेशन C थी, तो हम ये जानना चाहते हैं T=T इक्विलिब्रियम पर जब सब कुछ आयनाइजेशन हो जाएगा, जब सब कुछ थम सा जाएगा, जब रिएक्शन आगे पीछे जाना बंद हो जाएगा, उस समय H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। We are eager to know the concentration of iron in the solution. सर सीधे बता दो ना, अरे सीधे बताते तो लफड़ा ही क्या था, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक है ना, इक्विलिब्रियम आ गया। सीधे नहीं बता सकते हैं तो कैसे बताएं। तो ओस्वाल्ड साहब ने क्या कहा, इक्विलिब्रियम आएगा आएगा, तो ये होगा C- C अल्फा C अल्फा C अल्फा। बोलो हाँ है ना, हाँ बात सही है। एक बात तो पक्की है, इस सॉल्यूशन के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ है बच्चों वो कितना है, C अल्फा। मतलब अगर हम शुरू का C पता कर ले और इसका अल्फा पता कर ले तो खेल खत्म है। अब अल्फा कैसे पता करें, तो अल्फा पता करने के लिए मुझे पता है कि इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा उसी समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो जब मैं इसका k का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। बोलो ऐसे लिखूंगा। देखो बच्चों, जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो मैंने आपसे कहा था जब कभी किसी रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा तभी उसका केसी और केपी लिखा जाएगा। वहां हम गैसियस पढ़ते थे तो केपी की बात करते थे, आज यहां हम गैसियस नहीं पढ़ रहे हैं, यहां केसी की बात की डिटेल में करेंगे। लेकिन ये जो केसी है मतलब जिसमें कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके और भी कई सारे रूप हो जाते हैं। जैसे अगर आपने एसिड का कंसंट्रेशन लिखा तो हो जाता है के, अगर आपने बेस का लिखा तो हो जाता है केबी, अगर आपने सॉल्ट की बात करी, सॉल्युबिलिटी फ्लूइड की बात करी तो हो जाता है केएसपी, अरे अगर आपने केवल पानी का लिख दिया तो हो जाता है केडब्ल्यू। हाँ ये बात तो पक्की है कि अगर के है मतलब इक्विलिब्रियम आया है, इक्विलिब्रियम आया है मतलब वीक है। अगर हमने किसी एसिड का के बोला है मतलब वो वीक है, उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ। अगर के भी बोला है मतलब वीक है, उसमें कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ। तो हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो जो केसी है उसके कई सारे एक्सप्रेशन लेके चलेंगे। कभी के ए बोलेंगे तो कभी के बी बोलेंगे तो कभी केएसपी बोलेंगे तो कभी के डब्ल्यू बोलेंगे, लेकिन आपके दिमाग में रहेंगे वही है जिसे आप केसी कहते थे। मतलब कंसंट्रेशन लिखना है, एसिड का लिखेंगे तो के ए, बेस का लिखेंगे तो के बी, सॉल्ट का लिखेंगे तो केएसपी, वाटर का लिखेंगे तो के डब्ल्यू। राइट, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की, तो इसे हम क्या बोल देंगे के। सुनो, ये जो के है क्या, ये के है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सवाल में जब जब ये शब्द आता है मैंने ऐसा पाया है कि बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। वो कहता है एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है इतना, तो बच्चा जैसे ही आयोनाइजेशन सुनता सकता है या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया है बेटा, साथ में कांस्टेंट लिखा है। अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोले, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले, अगर फलाना ढिमकाना कांस्टेंट बोले तो समझ जाना के की बात कर रहा, अल्फा की बात नहीं कर रहा। बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं सवाल भी कराऊंगा। कांस्टेंट बोल दे तो समझ जाना अरे के है, एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट के है,
बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट के भी है, ये एक वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम आया, हमने के का एक्सप्रेशन लिख डाला। वैल्यूज को पुट करते हैं जैसा पहले कर रहे थे, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे बच्चों, यहां से अपने पास सामने आ जाएगा के बराबर बोलो बोलो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जैसा अभी हमने ओस्टोअर डाइल्यूशन लॉ में किया था, ये जो अल्फा है वो 1 से छोटा है क्या? नहीं सर, 1 से बहुत छोटा है। मतलब 1 माइनस अल्फा क्या 1 लिख दूं चलेगा? सर चलेगा। मतलब अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी लिख दूं चलेगा? चलेगा। देखो देखो मैंने क्या लिखा, देख लो, वेरीफाई कर लो। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी लिख दूं चलेगा। सर आप ये कर क्या रहे हो? अल्फा निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? सीधे नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते? आयन की कंसंट्रेशन। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वीक है। अच्छा अच्छा, तो H प्लस आपने कहा था ना सी अल्फा है, तो बस अल्फा ही तो पुट करना है। अरे तो कितना आसान है। लो, जो हम नहीं बता पा रहे थे अब बता दे रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर C इंटू अल्फा, मतलब C इंटू अंडर रूट के बाई सी। बच्चों देखना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, देखना। आधों की बत्ती बाद में जलेगी नहीं तो फिर ये C अंदर जाएगा, ये C अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर अंडर रूट के इंटू सी आएगा। लो, जो हम नहीं बता पा रहे थे हमने बता डाला। लो, जो हम नहीं बता पा रहे थे हमने बता डाला। मैंने आपसे पूछा था 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का मिलाया, तो बताओ उसमें से कितना H प्लस आया? सर अंडर रूट के इंटू सी। सर अंडर रूट के इंटू सी। व्हाट इज दिस? दिस इज द वे टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सीधे नहीं बता सकते क्योंकि वीक है ना यार। यही तो आयनिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम आएगा तो सारा किस्सा लगाना पड़ेगा। ओके सर, अब सुन लो जो बताने वाला हूं। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अपन थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कर ले क्या? एक मिनट, इसको क्या करते हैं अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, आपका ध्यान चाहिए। अभी अपने सामने जो एक्सप्रेशन आया, लिखना नहीं, कॉपी में लिखवाऊंगा अभी। आया H प्लस इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। ठीक, देखो बच्चों इतना तो आप, यार स्लाइड्स, देखो बच्चों अपने पास जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया, बोलोगे एक बार कितना आया? बोलो सी अल्फा बराबर, बोलो बोलो बेटा बोलो, अंडर रूट के इंटू सी। बोलो हाँ यार। यार आप सब इतना तो जानते हो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बार बार पीएच ही निकालते हैं, उसी का तो खेल है। और पी का मतलब क्या होता है? माइनस लॉग। मतलब अगर मुझे पीएच निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस करना है। बच्चों देखना, बाद में मत देखना नहीं तो फिर माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, तो मैं लिख दूं माइनस लॉग के अंडर रूट के बाई सी। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, पावर हाफ। तो लिख दूं मैं के इंटू सी की पावर हाफ। चलेगा? चलेगा। पावर बाहर आएगा? चलेगा? चलेगा। बराबर माइनस हाफ लॉग के इंटू सी लिख दो। चलेगा? चलेगा। लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा दो। चलेगा? चलेगा। बराबर माइनस हाफ लॉग के ए प्लस लॉग सी लिख दो। चलेगा? चलेगा। सुनो ना बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस से, मल्टीप्लाई कर दो सर। माइनस लॉग के ए बाई टू लिख दूं। चलेगा? चलेगा। माइनस लॉग सी बाई टू लिख दूं। चलेगा? चलेगा। बच्चों मैंने आपको बताया था पी का मतलब माइनस लॉग होता है। माइनस लॉग के नहीं लिखा है? लिखा है। अरे पी के बाई टू लिख दूं। चलेगा? सर चलेगा। माइनस लॉग सी बाई टू लिख दूं। चलेगा? चलेगा। लो, हमने पीएच का फॉर्मूला बना लिया वीक एसिड के लिए। वैसे अपन अक्सर उसी H प्लस से निकालेंगे, फिर भी इसे निकालना बहुत आसान है। जैसा मैंने आपके सामने वीक मोनो बेसिक एसिड का किया, एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन हम वीक मोनो एसिडिक बेस का कर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा, बेस होगा तो जहां H प्लस है वहां OH माइनस होगा। बस फर्क इतना होगा, जहां H प्लस है वहां OH माइनस होगा। बस फर्क इतना होगा, जहां K है वहां, जहां Ka है वहां Kb होगा, जहां K है वहां Kb होगा। मतलब मैं इसी चीज को समराइज करता हूं। मोनो बेसिक एसिड के लिए Ka की वैल्यू है सी अल्फा स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है सी अल्फा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी। ये आपको याद हो, ये आपको याद हो, ये नहीं याद हो तब भी चलेगा, याद कर लोगे तो अच्छी बात है।
उसी प्रकार से अगर बेस होगा तो जहां के वहां बोलो, जहां के वहां बोलो के भी होगा। के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। जहां H प्लस वहां OH माइनस होगा। OH माइनस कितना बच्चों, सी अल्फा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट के बी इंटू सी। पीओएच का फॉर्मूला भी वहां से निकाल सकते हैं, वहां पीके बाई 2 था, यहाँ पीके बाई 2 माइनस लॉग सी। एक बार ध्यान से देख लो, कॉपी में इसे जरूर लिख लो, ध्यान से एक बार देखो, कॉपी में लिख लो, कॉपी में इसे लिखिएगा। ऑलराइट, आप सबने फॉर्मूला लिख लिया होगा। चलो, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने में पहले आपको इसमें कुछ सवाल कराता हूं, है ना, पहले आपको मैं कुछ सवाल करा रहा हूं, फिर अपन लौटेंगे यहाँ पे। आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, सभी लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सुधांशु कह रहा है हो गया बेटा। हाँ शुभजीत, आप मुझे क्लास के बाद कॉल कर सकते हैं, बेशक तुरंत कॉल करना, लेकिन जब मैं हैंड आउट शेयर कर दूं उसके बाद तुरंत। आप सबके सामने स्क्रीन पे है पहला सवाल, सबसे आंसर चाहिए, सबसे पूरी क्लास से आंसर चाहिए। फॉर 0.1 मोलर वीक एसिड HA आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज 10 की पावर -7। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है, जैसा मैंने पहले कहा आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ये अल्फा नहीं है, ये क्या है, के। एसिड है तो के है। फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। हमें अल्फा बताना है और पीएच बताना है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी गीत गाओ। सर अल्फा बराबर अंडर रूट के बाई सी इज इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर -7 बाई 0.1, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 आएगा। देख लो जरा अल्फा कितना आ गया, 10 की पावर -3। परसेंट में बताना है तो परसेंट के लिए इंटू 100 कर देना। अभी अपन ने अल्फा निकाल लिया, बोलो निकाल लिया, निकाल लिया। नेक्स्ट पॉइंट पूछा पीएच, अरे पीएच पूछा है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, मतलब सी अल्फा है। सी की वैल्यू कितनी है 0.1, अल्फा कितना 10 को -3, कितना आ गया 10 को -4। हमसे पीएच पूछा है, अरे पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस होगा, माइनस लॉग ऑफ 10 को -4 होगा, मतलब पीएच कितना 4। पीएच कितना 4। ऐसा कौन है जिससे सवाल नहीं बना, मुझे वो चाहिए यार। ऐसा कौन है जिससे ये सवाल नहीं बना, मुझे वो चाहिए, उसका नाम चाहिए। ऐसा कौन है जिससे सवाल नहीं बना, क्या बात है। तो यार यही सवाल, हाँ रूप बदल के आएगा मॉड्यूल में तो बनना चाहिए, क्या बात है। अगर आप सीख गए तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल। हर्षित क्या कर रहे हो बेटा। ये सवाल बच्चे नहीं समझ पाते अक्सर, क्योंकि उन्हें रिएक्शन लिखनी नहीं आती। मैं सबसे पहला हिंट दे रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चों को स्ट्राइक करता है। N2H4 प्लस H2O इज इन इक्विलिब्रियम बनेगा N2H5 प्लस प्लस OH माइनस। मैंने हिंट नंबर 1 दिया, देखते हैं किसको स्ट्राइक किया। अरे हर्षित पी का मतलब माइनस लॉग होता है, पी का मतलब माइनस लॉग। जैसे कोई आपसे बोले पानी पी, तो पानी माइनस लॉग, पी पानी माइनस लॉग पानी, पी का मतलब माइनस लॉग होता है। आयनिक में क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर दे दिया, बहुत शानदार। चलो जिन बच्चों से नहीं बना उनका ध्यान चाहिए, बहुत सारे, अभी मैं नाम नहीं लूंगा ना, अभी खेला शुरू नहीं, एक्चुअली अभी मैं सिखा रहा हूं, है ना। तो अभी जब एक साथ सवाल दूंगा तब बात करेंगे, अभी अपन सीख रहे हैं चीजों को।
जिन बच्चों ने कर लिया, बच्चे आप बधाई के पात्र हैं, आप सबको वेरी वेरी गुड। इनसे नहीं बना, उनका ध्यान चाहिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, उनका ध्यान चाहिए, लिखना छोड़ दें। सुनेंगे 0.16 ग्राम N2H4, मतलब अपने पास एक कंटेनर है, ऐसा इमेजिन करो, 500 ml का सोल्यूशन है, इमेजिन करो 500 ml है, ठीक है। इसमें हमने N2H4 मिलाया, और जो N2H4 मिलाया वो 0.16 ग्राम मिलाया। तो बच्चा कहता है यार 0.16 ग्राम मिलाया, तो यार मोल सबसे पहले निकाल ले। तो मोल होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N2H4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 14 टू द 28 प्लस 4 32 सर 32। बच्चा ऐसा सोचता है, अच्छा मतलब जब इसकी रिएक्शन होती है तो इससे OH माइनस बनता है, मतलब एक्चुअल में सबसे पहले अपन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से POH आ जाएगा। तो वो क्या कहता है यार, जैसा हम मोल कंसेप्ट में किया करते थे, जब इसके एक मोल लेते थे तो इसका भी एक मोल बन रहा है, तो यार अगर N2H4 के इतने मोल हैं तो OH माइनस आयन इतने ही तो बनेंगे। बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सर आपको कैसे पता चला वीक है? अरे यार Kb की वैल्यू देखो ना कितनी कम है। जब K कम होता है, याद करो, जब K कम होता है रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे Kb की वैल्यू कम है, मतलब ये बेस वीक है, मतलब ये डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा। और जब ये वीक बेस है तो हम सीधे जितना कंसंट्रेशन लेते हैं उसके बराबर आयन नहीं पाते हैं। यही तो मैंने आपको कुछ देर पहले एसिटिक एसिड से समझाया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सर हम OH माइनस आयन कैसे लेंगे? बेटा वैसे लेंगे जैसे अभी कुछ देर पहले बताया, सी अल्फा, बिल्कुल सी अल्फा। मतलब सर आप हमें ये कहना चाहते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा वो सी अल्फा होगा? बिल्कुल होगा। तो सर अल्फा पता कर ले, पता कर ले, सी पता कर ले, पता कर ले। चलो सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इतना है तो कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चों? N/V, मतलब 0.16 अपॉन 32 इंटू वॉल्यूम है 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो कंसंट्रेशन आता है 0.01। जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है बच्चों वो आ गई 0.01, राइट। ये कंसंट्रेशन है, मोलारिटी है। अब हमें अल्फा चाहिए, तो यार अगर ये वीक है तो अल्फा का मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था, अल्फा इक्वल टू √K/C। अब यहाँ पे बेस की बात हो रही है क्योंकि इससे OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है, तो अल्फा का फॉर्मूला होता है √Kb/C। एसिड था तो A, बेस है तो B, एसिड था तो A, बेस है तो B। कहने का मतलब है कि आपने यहाँ पे Kb लिख लिया, अल्फा इक्वल टू √K/C। यहां से अपने सामने आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू C, कितना आया? 0.01। ऐसे लिख लो, या एक और फॉर्मूला था √Kb इंटू C, ऐसे लिख लो। क्यों पुट करें, जब है फॉर्मूला सीधे वैल्यू पुट करते हैं ना यार। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा? √Kb इंटू C। बच्चों आप देख पा रहे हैं जो Kb है उसकी वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस यहां से कितना आएगा? √4 बोले तो 2, 10⁻6 10⁻4, मतलब 2 इंटू 10⁻4 इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अरे अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया तो बच्चे POH भी तो आ गया। POH क्या होगा? सर माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। लेकिन सर सवाल हमसे pH पूछा है, अरे पहले POH तो निकाल लो, pH भी निकाल लेंगे, हाँ ठीक है साहब। तो POH निकाल लेते हैं, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। बच्चों कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, माइनस लॉग A इंटू 10⁻⁻B बराबर B माइनस लॉग A। मैं सीधे लिख रहा हूं 4 माइनस लॉग 2। बच्चों कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, माइनस लॉग A इंटू 10⁻⁻B इक्वल टू B माइनस लॉग A। वही फॉर्मूला मैंने लगाया, 4 माइनस लॉग 2 बताया। मुझे पक्का विश्वास है आप सबने लॉग की वैल्यू याद करी होगी, लॉग 2 की वैल्यू 0.3 होती है, सॉल्व करोगे 3.7। ये मेरे पास POH आ गया। पर बच्चों सवाल हमसे POH नहीं पूछा है। अभी मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। आप सब अचीवर में है तो बता देता हूं, फैक्ट ये है PH प्लस POH 14 होता है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, सब बताऊंगा। अभी फिलहाल मान लो ऐसा होता है। क्लियर? अब हुआ क्या कि अपन ने POH निकाल लिया, सवाल हमसे pH पूछा है, तो pH बराबर 14 माइनस 3.7। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा। एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास pH की वैल्यू आती है 10.3। 10.3। 100 चीजें ना करो, एक ही चीज को 100 बार करो। हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को सोचो।
हर एक पॉइंट को, हर एक एंगल को सोचो। बच्चा मुझसे सबसे पहला डाउट पूछता है, सर बाकी सब फॉर्मूला लगाना समझ में आया, ये सर जो आपने पहला स्टेप बताया ना सर, ये कैसे बताया? बच्चों, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी बहुत पढ़ेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत सारे ज्ञान की बातें आएंगी, आप समझ पाएंगे कब किसका कैसा नेचर होता है। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर एक H प्लस को एक्सेप्ट करता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका कोई अंदर से आवाज नहीं आती है, ये उन सभी लॉजिक जो केमिस्ट्री में सिखाए जाते हैं उससे पता चलता है, राइट। एक बच्चा मुझसे कह रहा है अल्टरनेट रूल से करो, नहीं करूंगा बेटा, एक बार इससे आप देखो, आप उसे खुद भी कर सकते हो। We don't have time that we solve each problem with two methods, otherwise we are not able to solve much problems, right? बिल्कुल दूसरा तरीका है, बिल्कुल दूसरा तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसमें क्या कहा कि हमने सबसे पहले पीओएच निकाल लिया और पीओएच के बाद पीएच निकाल लिया और पीएच की वैल्यू है 10.3 एंड द करेक्ट आंसर इज 10.3। अगर आप सब सीख गए तो इसी की तर्ज पे एक और सवाल दे रहा हूं आप सबके सामने स्क्रीन पर। बाद में बात करना बेटा, आप मुझसे क्लास के बाद डिस्कस करना, आपने जो जिस तरीके से किया है ना दूसरा, मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना। एक एक सवाल को दो दो तरीके से करेंगे ना तो फिर बहुत सवाल नहीं कर पाएंगे। अर्जुन, किसने कहा कि आयोनिक डेंजरस है? किसने कहा? कैसी बातें कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग, इसलिए बस मैं आपसे एक आदत चाहता हूं इस चैप्टर में आपकी पड़ जाए, वो है डेली हैंड आउट की। बस आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो करना, मैं होमवर्क बहुत सिंक्रोनाइज, बहुत प्रॉपर वे में देता हूं, आप बस उसे करो आंख बंद करके, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। आंख बंद करके होमवर्क करो बस। होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए 100%, आपका यही टारगेट हो और कुछ नहीं सोचना है आपको, ठीक है? हर्षित बेटा, फिर से करना उसे। थैंक यू अर्जुन बेटा। ऑलराइट, ये जो सवाल है मुझे उम्मीद है बच्चों ने कर लिया होगा। एक बच्चे ने आंसर दिया है, एक बच्चा इतना जल्दी आंसर डाउट हो जाता है, इतना जल्दी एक बच्चे ने आंसर दे दिया। चलिए, सबसे पहले आपको मैं एक हिंट देता हूं। pH of 10 लीटर aqueous solution of NH4OH is 9.7। ठीक, मतलब अपने पास एक सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये NH4OH का सॉल्यूशन है। अच्छा, बेस का है, तो यार NH4OH का सॉल्यूशन है और हमें इस सॉल्यूशन का pH का वैल्यू दिया है 9.7। बच्चे ने सोचा यार सॉल्यूशन का pH 9.7 है, तो अगर pH 9.7 है तो pOH भी तो निकाल सकते हैं। मैंने पूछा क्यों pH के बारे में सोच रहे हो? पहले सवाल को पूरा पढ़ो सही। हाँ ठीक है, पढ़ते हैं। 10 लीटर का एक्वस सॉल्यूशन है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जिन बच्चों से नहीं बना वो ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे यार, प्लीज ध्यान से देखना बेटा। आप लोग, होता क्या है ना, मैं कोई सवाल देता हूं ना तो कुछ बच्चे कर लेते हैं, दो तीन बच्चे ऐसे होते हैं वो अभी भी सॉल्व, उन्हें लगता है मुझसे बन जाएगा। आई नो आपसे बन जाएगा, लेकिन मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, समझो बेटा। तो जब मैं कह रहा हूं आप सुनो ध्यान से। अगर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं कह रहा हूं तो अच्छी बात है, कुछ डिफरेंट सोच रहे हो तो अपने आप को रेक्टिफाई करो, ठीक है? तो मैं समझा रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। एक 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है NH4OH का, उसका पीएच दे रखा है 9.7 दे रखा है। देन फाइंड अमाउंट ऑफ NH4 प्लस इन मिलीग्राम इन द सॉल्यूशन। हमसे NH4 प्लस का अमाउंट पूछा है मिलीग्राम में, ये सवाल है। अब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले पहचान करो ये वीक है स्ट्रॉन्ग है, पूरी दुनिया को पता है ये वीक है, नहीं पता तो याद कर लो NH4OH अभी वीक है। NH4OH वीक है तो इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, जब डिसोसिएशन होगा तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन बनेगा। सवाल मुझसे पूछ रहा है NH4 प्लस के अमाउंट कितना है मिलीग्राम में, NH4 प्लस का अमाउंट कितना है मिलीग्राम में। तो मैंने सोचा यार पक्की बात है, जितना OH माइनस है उतना ही तो NH4 प्लस होगा, जितना OH माइनस है उतना ही तो NH4 प्लस होगा। पर अब ये पता कैसे करें कि OH माइनस आयन कितना है? अरे ये तो वीक है, सर ने कहा था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो वीक एसिड वीक बेस होता है, उसमें आयन का कंसंट्रेशन पता करना है तो भैया अपने को करना होगा सी अल्फा। बिना अल्फा के नहीं बता सकते क्योंकि पूरा टूटा ही नहीं, जब टूटने का डिग्री पता होगा तभी तो बताएंगे। हाँ सही है, मतलब एक बात मुझे समझ में आई वो ये कि इस सवाल में
जो भी NH4 प्लस का कंसंट्रेशन होगा वही OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के बराबर होगा और वही C अल्फा होगा। सही बात है। अब अपन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकाले ये सोच रहे हैं, तो मन में सबसे पहले फॉर्मूला आया, यार सर ने बताया था कि जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है Kb इंटू सी, पर भैया सवाल में Kb दिया नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो चलो कुछ नया सोचते हैं यार। अब देखते हैं डाटा क्या दिया है। अरे यार डाटा हमें पीएच का दिया है, पीएच का दिया है तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो सोच सकते हैं कि जो हमें डाटा दे रखा है वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का दिया है, पर अपने को H प्लस का नहीं चाहिए, अपने को OH माइनस का चाहिए। तो ऐसा करते हैं ना, जो पीएच दे रखा है उससे पहले पीओएच निकालते हैं। हाँ, पीओएच निकलेगा तो OH माइनस आयन आएगा, पीएच से पीओएच निकालो। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक फैक्ट बताया था, ये फैक्ट कहां से आया उसका रीजन नहीं बताया। मैंने कहा अभी आप याद कर लो बच्चों कि जो पीएच और जो पीओएच है उसके बीच में रिलेशन होता है, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, ये याद कर लो ना यार। पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, पल भर के लिए याद कर लो, मैं रीजन भी बताऊंगा, पल भर के लिए मान लो। हाँ ठीक है, मान लिया सर। यहां से अपने पास पीएच दे रखा है तो पीओएच की वैल्यू आएगी 14 माइनस 9.7। पीओएच की वैल्यू कितनी आएगी? 14 माइनस 9.7। जो बच्चे मेरे साथ सीख रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ 14 में से 9.7 को माइनस करते कितना आता है? जो बच्चे मेरे साथ सीख रहे हैं थोड़ा पेन भी चलाओ तो दिमाग एक्टिव रहेगा, कितना आता है? हाँ, तो यहां से सॉल्व करने पे आता है 4.3। अरे भैया, मतलब हमें पता चल गया कि इसका पीओएच 4.3 है, मतलब हमें पता चल गया कि कंसंट्रेशन ऑफ जो OH माइनस है वो 10 की पावर माइनस 4.3 है। पर सर ने कहा था 10 की पावर माइनस में नहीं छोड़ना है, इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू बताना है। अरे 10 की पावर माइनस में है, 10 की पावर माइनस में है, इसको सॉल्व करने का मैंने आपको एक ट्रिक कल बताया था। 10 की पावर माइनस है, डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी पावर पहले एक से बढ़ा दो, 10 की पावर माइनस 5। डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में है दैट इज 0.3, उसे 1 में से माइनस कर दो, मतलब इनटू 10 की पावर 1 माइनस 0.3। इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 0.7। हाँ लिख सकते हैं। अब ये सोचो, क्या सोचो? अब ये सोचो, एक मिनट बेटा, अब ये सोचो 10 की पावर 0.7 मतलब 0.7 किसका लॉग होता है? अब ये सोचो 0.7 किसका लॉग होता है? 0.7 किसका लॉग होता है? अरे ये तो 5 का होता है, मतलब ये क्या है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। 10 की पावर माइनस 4.3 को अपन ने लिख लिया 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है वो कितना है? 5 इंटू 10 पावर माइनस 5। अरे वाह, हमने तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लिया। अरे हमने तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल लिया और वो कितना आया? वो आया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, मतलब बातों बातों में हमने NH4 प्लस का कंसंट्रेशन भी तो निकाल लिया। और ये कंसंट्रेशन है मतलब N/V है। अरे तो यहां से मोल आ जाएगा, आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 कर दो, चलेगा? बोलो चलेगा? बोलो चलेगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 कर दो, बोलो चलेगा? जो बच्चे मेरे साथ सीख रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ, बोलो चलेगा? जब मैं पूछूं जवाब देना है, मैं समझता रहूं, हाँ आप देख रहे हो, ठीक है। हमने मोल निकाल लिया, पर हमसे मोल नहीं पूछा है, हमसे अमाउंट मिलीग्राम में पूछा है। अरे मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 इंटू मॉलिकुलर वेट। किसका मॉलिकुलर वेट? सर हम किसका वेट निकाल रहे हैं? NH4 प्लस का। तो किसका मॉलिकुलर वेट लिखेंगे? NH4 प्लस का। कितना होता है? सर नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, 4 है, तो सर 14 प्लस 4 18 ही तो होगा। बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, मॉलिकुलर वेट पूछा है। आधे बच्चे इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, क्या पूछा है? मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो इंटू 18 कर दो, चलेगा? तो यहां से जो वेट आएगा, अगर आपको याद हो तो मैं जो मोल का फॉर्मूला आपको याद करने कहता हूं, क्या कहता हूं? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना आएगा? 18 पंचे 90, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, बोले तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम।
जो 10⁻³ होता है ये क्या होता है? मिलीग्राम। बोले तो 9 मिलीग्राम इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चा मेरे साथ ध्यान से देख रहा होगा, मैं गारंटी देता हूं समझ में ना हो ही सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, देखना पड़ता है, साथ में सुनना पड़ता है। अब आप कहीं इधर उधर देखो तो कैसे काम चलेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान है क्या? आसान है क्या? बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आया, एक बार ध्यान से सारा प्रोसेस रिपीट कर लो। हमें दिया क्या, हमने सोचा क्या? अरे हमें NH4OH का पीएच दिया था, उससे हमने पीओएच निकाल दिया। पीओएच इसलिए निकाला ताकि OH माइनस का कंसंट्रेशन आ जाए। OH माइनस का कंसंट्रेशन आ गया तो उससे हमने फिर NH4 प्लस के बराबर कर दिया। मोल आया, मोल से वेट आया, कहाँ कुछ है। क्या बात है, आप सब सीख गए तो आप सबके सामने स्क्रीन पे है नेक्स्ट कंसेप्ट। बच्चों आपका ध्यान चाहिए, लौट रहे फिर से, सुनो सुनो सुनो। सवाल थ्योरी, ऐसा ही इस चैप्टर को सीखना है। मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में यार अभी मैं वो नहीं पूछ रहा हूं किस बच्चे ने पहले किया। एक बच्चा मुझसे कह रहा सर वो बताओ पहले किसने किया। अभी मैं सिखा रहा हूं ना। जब आप सब सीख जाओगे, जब मैं सवाल आपको प्रैक्टिस दूंगा तब पूछूंगा पहले किसने किया। अभी बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं बच्चे। अभी मैं नहीं बताऊंगा किसने पहले आंसर दिया। जब सब लोग सीख जाओगे, जब मैं एक साथ कई सारे सवाल दूंगा तब पूछूंगा, ठीक है? अभी आपका ध्यान चाहिए फिर से बैक 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 टू पवेलियन। देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस आएगा, कहां से आएगा? इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा, वीक होगा। जो वीक होता है उसका जो अल्फा होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, वो अल्फा डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा आयन मिलाया। मतलब कभी कभी कॉमन आयन के आने से और ऑड आयन के आने से भी अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट का बदल जाता है। सर ये कॉमन आयन ऑड आयन क्या कहलाता है? बताता हूं। ये कॉमन आयन ऑड आयन क्या कहलाता है बताता हूं। तो आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे सामने एक कंटेनर है, इसमें पहले से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। हमारे सामने एक कंटेनर है, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट था। बच्चों सबका 100% ध्यान चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था? वीक। मैंने स्ट्रॉन्ग नहीं बोला। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने ऊपर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, और ऐसा मिलाया कि उसमें एक कॉमन आयन आया। मतलब जो आयन वीक में था वही आयन स्ट्रॉन्ग में भी है। मतलब मान लीजिए पहले इस कंटेनर में एक वीक एसिड CH3COH था। ये एसिड वीक है तो डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन के बाद उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। बेटा जो वीक होता है उसमें इक्विलिब्रियम आता है। आपने इसमें ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट CH3CONA सॉल्ट मिला दिया। जैसे ही सॉल्ट मिलाया, देखो सिंगल एरो है, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया, पूरा टूट गया। वीक में हमेशा इक्विलिब्रियम को दर्शाया जाता है लेकिन स्ट्रॉन्ग में नहीं, क्योंकि पूरा टूटता है। जैसे ही टूटा उसमें एक एसिटेट आयन आया और Na प्लस आयन आया। समझो कंटेनर में पहले से एसिटेट आयन था और एसिटेट आयन आया। अरे ये तो वो वाला सिचुएशन हुआ। कौन सा? जब ए बी के साथ इक्विलिब्रियम पर है, हमने ऊपर से बाहर से बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
अभी ठीक है? तो मैं कह रहा था कि जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो कॉमन आयन आया, कॉमन आयन आने की वजह से ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि जो एसिटिक एसिड है उसका आयोनाइजेशन और कम हो गया, मतलब जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो घट गया। हेलो, किसका अल्फा घट गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अल्फा का वन, स्ट्रॉन्ग का अल्फा वन था, वन है, वन रहेगा। स्ट्रॉन्ग का अल्फा वन था, वन है, वन रहेगा। हेलो, किसका अल्फा घटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कब घटा? जब हमने स्ट्रॉन्ग मिलाया। क्यों घटा? क्योंकि कॉमन आयन आया। कॉमन आयन आने से क्या हुआ? ऐसा हुआ जैसे क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हुआ? रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। बैकवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ? अल्फा घट गया। अल्फा किसका घट गया? एसिटिक एसिड का। हेलो, इन्हीं चीजों को मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से समझाता हूं, आप सबको आंसर देना है। आप सबके सामने पहला सवाल है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहां डिसोसिएशन बोले, आयोनाइजेशन बोले, बात बराबर है, ठीक। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन एडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो बताओ अल्फा क्या होगा? अल्फा घटेगा बढ़ेगा? सर वीक में स्ट्रॉन्ग मिला रहे हैं ना, और कॉमन आयन है, देखो लिखा है कॉमन आयन है, सर कॉमन आयन नहीं है, कॉमन आयन है, तो अल्फा क्या होगा? घटेगा। क्या बात है, आप सभी ने मुझे सही आंसर दिया, अल्फा विल डिक्रीजेस। ठीक है, आप सभी ने मुझे सही आंसर दिया, अल्फा विल डिक्रीजेस। अगला सवाल आपके सामने है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने वीक मिलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने वीक मिलाया, तो बताओ अल्फा क्या होगा? अल्फा घटेगा कि बढ़ेगा? सर वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाने से, वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाने से वीक का अल्फा घटता है, स्ट्रॉन्ग में वीक मिलाने से अल्फा में कोई चेंज नहीं आता। लिसन केयरफुली, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो वीक में चेंज आता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का चेंज आता है जब उसमें स्ट्रॉन्ग मिलाते हैं। अगर आप समझ गए तो आपके सामने नेक्स्ट है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग मिलाए तो क्या होगा? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा वन था, वन ही रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग मिलाओगे तो अल्फा विल नॉट चेंज। इज क्लियर? अगर समझ गए तो अगला सवाल आपके सामने है, वीक में वीक मिलाया, वीक में वीक मिलाया, सर वीक में स्ट्रॉन्ग मिलाने से वीक वाले का अल्फा चेंज होता है, वीक में वीक मिलाने से अल्फा में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज, नो चेंज। क्लियर? अगर आप समझ गए तो आपसे मैं कंसेप्चुअल सवाल पूछ रहा हूं। इमेजिन करिए, ये जो हमारे सामने पहली रिएक्शन थी, ठीक है, उसमें से एक आयन कॉमन था और एक आयन कॉमन नहीं था। मेरा सवाल है कि जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो उसमें किस आयन की कंसंट्रेशन घट जाती है? किस आयन की कंसंट्रेशन घटती है? जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन घट रही, कि जो कॉमन नहीं है उसकी कंसंट्रेशन घट रही? मतलब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब कॉमन आयन इफेक्ट आता है तो किसकी कंसंट्रेशन घट रही? रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुई तो किसकी कंसंट्रेशन घटी? एक्सप्रेस की घटी कि एसिटेट आयन की घटी? विच कंसंट्रेशन डिक्रीजेस? बिल्कुल सही। अरे यार, एसिटेट आयन तो ऊपर से आया ना, तो ये दोनों कॉमन आयन हुए तो इसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा हुई। जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो किसकी कंसंट्रेशन घटी? H प्लस की, मतलब जो कॉमन आयन नहीं है, जो कॉमन आयन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा कि किसकी कंसंट्रेशन घटी, एंड द आंसर विल बी विच इज नॉट कॉमन। जो कॉमन नहीं है, विच इज नॉट कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसकी कंसंट्रेशन घटती है, जो कॉमन है उसकी कंसंट्रेशन नहीं घटती। राइट? आप सबको याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता है। उसी चीज को मैंने कई एंगल से समझाया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बच्चों भी टाइम हो चुका है, मैं इसे यहीं पे क्लोज करूंगा। जिनके पास लिंक है वो बच्चे जा सकते हैं। आपको जितना होमवर्क दिया वो सारा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हाँ बच्चे, अभी आप मुझसे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जी हाँ, आज इतना ही। मैं अभी इस क्लास का हैंडआउट आपसे शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं।
आप सबके सामने एक पॉपअप आया होगा, पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लें। मैं यही ड्राइव में भी सेव कर दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। सुजीत बेटा आप मुझे भी कॉल करके पूछ लो, सुजीत मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे भी कॉल करके पूछ लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ बच्चों।